इस दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत तो करता ही है। समय समय पर अपने बच्चों को सही और गलत का रास्ता भी दिखाता है। पर वही बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो माता पिता को दरकिनार कर अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, उनके साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर की। लुधियाना का एक इलाका पड़ता है अजीत नगर, और इसी अजीत नगर इलाके का रहने वाला कुलदीप सिंह। कुलदीप जिसकी उम्र है लगभग 40 साल, जो रेलवे में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। कुलदीप की पत्नी का नाम है गीता। गीता जिसकी उम्र है लगभग 37 साल, जो पिछले 15 सालों से एक ही कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रही है। कुलदीप की एक ही बेटी है सुदीक्षा, जिसकी उम्र है 17 साल, जो अपने ही इलाके से कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। कुलदीप का एक छोटा भाई है हरदीप, जिसकी उम्र है 21 साल, जो अपने ही इलाके के नगर निगम में नाइट की ड्यूटी करता है। कुल मिला जुला करके कुलदीप के परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं, जिनमें से 3 कमाने वाले हैं। इसलिए कुलदीप के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं 18 जुलाई की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। हर रोज़ की तरह जब कुलदीप ड्यूटी से अपने घर पे पहुँचता है, उस वक्त उसका भाई हरदीप अपनी ड्यूटी जा चुका था। कुलदीप अपनी पत्नी और बेटी के साथ ही बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद गीता अपनी बेटी को लेकर के छत पे सोने के लिए चली जाती है और कुलदीप नीचे अपने कमरे में सोने के लिए आ जाता है। जब सुबह होती है, अगले दिन सुबह 5:30 बजे के आसपास जब गीता उठती है, सबसे पहले किचन में जाती है ताकि अपने पति के लिए फटाफट लंच बॉक्स तैयार कर सके। जब 1 घंटे का समय गुजरता है, गीता किचन से ही अपने पति को कई बार आवाज़ लगाती है, लेकिन कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी कुलदीप एक बार भी जवाब नहीं देता है। इसीलिए गीता अपने पति के कमरे में जाती है ताकि उसे जगा सके। पर जब कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा है, जिसे देखकर गीता को बड़ा अजीब सा लगता है। गीता जब कमरे के अंदर एंट्री करती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख वो जोर से चीख पड़ती है। दरअसल कमरे के अंदर बेड पे ही कुलदीप का डेड बॉडी पड़ा था। पूरा बेड भी खून से सना हुआ था। गीता जब चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बेटी के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ कुलदीप के घर पे पहुंचती है और सबसे पहले उसके डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि कुलदीप के गले पे किसी तेज धार हथियार को चला दिया गया है। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में उसकी पत्नी गीता से पूछताछ करती है तो गीता कहती है कि साहब, रात्रि के वक्त मेरा पूरा परिवार एक साथ ही खाना खाया था। मैं बेटी के साथ छत पे सोने के लिए गई थी। मेरे पति कुछ देर तक नीचे टहलने के बाद जाके दरवाज़ा लॉक किए थे अंदर से, उसके बाद से अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पुलिस जाकर के जब दरवाज़ा को चेक करती है तो पुलिस को बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि दरवाज़ा भी जोर ज़बरदस्ती से नहीं खोला गया था। पुलिस गीता से पूछताछ करती है कि क्या घर का कोई सामान भी गायब है। इस पर गीता पुलिस को जवाब देती है कि साहब, बरामदे में एक काले कलर की स्प्लेंडर बाइक थी और मेरे पति के पास 2 मोबाइल था। दरअसल ये तीनों चीज़ गायब है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपराधी बिना तोड़फोड़ किए घर के अंदर कैसे एंट्री कर गए। पुलिस सबसे पहले कुलदीप की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ गीता के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। तब तक इधर कुलदीप का छोटा भाई हरदीप भी घर पे पहुंच जाता है। पुलिस अब बारी बारी से घर के तीनों सदस्यों से पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को इतना तो बिल्कुल शक हो जाता है कि अपराधी जो भी घर में घुसा होगा, उनके साथ घर का कोई ना कोई व्यक्ति एक जरूर शामिल होगा, क्योंकि दरवाज़ा जोर ज़बरदस्ती से नहीं खोला गया था। पुलिस जब बारी बारी से तीनों से पूछताछ करती है तो कुलदीप की बेटी सुदीक्षा कहती है कि साहब, मैं तो छत पे सो रही थी, मम्मी जब चीखना चिल्लाना शुरू की तब मैं उठ करके आई थी। लेकिन पुलिस जब कुलदीप के छोटे भाई हरदीप से पूछताछ करती है तो हरदीप कहता है कि साहब, मेरे भाई रात्रि के वक्त सोने के लिए चले जाते थे और अंदर से दरवाज़ा मेरी भाभी लॉक करती थी। हालांकि हरदीप जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को कहीं ना कहीं
गीता के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि पुलिस जब गीता से पूछताछ की थी तो गीता ने बताया था कि घर के अंदर से दरवाज़ा उसके पति ने बंद किया था। इसलिए पुलिस अब गीता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है उसमें कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिससे पुलिस को गीता के ऊपर शक जाए। ये केस पुलिस के लिए भी काफ़ी चैलेंज बन जाता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अपराधी घर के अंदर घुसे कैसे। पुलिस इतना यकीन कर जाती है कि इस केस में कुलदीप का भाई तो शामिल नहीं था, क्योंकि वो रात भर ड्यूटी पे था। उसकी पत्नी के मोबाइल में भी कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है, इसलिए अब उस घर में कुलदीप की बेटी सुदीक्षा बच जाती है। इसलिए पुलिस अब सुदीक्षा के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पर पुलिस जब सुदीक्षा के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर सुदीक्षा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चौंकाने वाला ये बात मालूम चलता है उस कॉल डिटेल्स से कि दरअसल जिस वक्त रात्रि में इधर कुलदीप की हत्या हो रही थी, सुदीक्षा उस नंबर पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कई बार बातचीत की थी। पुलिस को लगता है कि घर के अंदर किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है और उसी घर के अंदर लड़की किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रही हो और उसे मालूम ना चले। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी तेजपाल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। तेजपाल सिंह जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो पास के ही मेहर सिंह नगर में रहता है, जो अपनी एक दवाई की दुकान चलाता है। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर तेजपाल को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर तेजपाल से कुलदीप की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तेजपाल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब ये बिल्कुल सत्य है कि मेरा सुदीक्षा के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस रात्रि को मैं उससे बातचीत भी कर रहा था, लेकिन मैंने कुलदीप की हत्या नहीं किया है। लेकिन पुलिस को तेजपाल के बातों पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए पुलिस अब तेजपाल के साथ सख्ती से पेश आनी शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर तेजपाल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन तेजपाल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब तेजपाल और सुदीक्षा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से तेजपाल और सुदीक्षा दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। पर जैसा ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी सुदीक्षा के पिता कुलदीप सिंह को मालूम चल जाता है। कुलदीप सिंह को जब अपनी बेटी के करतूतों के बारे में मालूम चलता है, अपनी बेटी को बड़े प्यार से समझाता है। कहता है कि अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, इन लफंदों के चक्कर में ना पढ़ो, बल्कि पढ़ लिख करके अपना एक बेहतर करियर बनाओ। कुलदीप अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके सुदीक्षा अपने पिता की एक बात नहीं मानती है, बल्कि बावजूद इससे लगातार तेजपाल से बातचीत ही नहीं करती है, बल्कि उससे मुलाकात भी करती है। इसलिए कुलदीप इस बात की शिकायत अपनी पत्नी से करता है। गीता भी अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, पर बावजूद इसके सुदीक्षा ना तो अपने पिता और न ही अपनी माँ की बात मानती है। समय धीरे धीरे जब गुजरना शुरू होता है, इधर सुदीक्षा तेजपाल सिंह से शादी करने का फैसला कर लेती है, लेकिन कुलदीप इस शादी के खिलाफ हो जाता है। पर हद तो तब हो जाती है जब 18 जुलाई को सुबह सुबह जब कुलदीप अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। इधर जब उसकी पत्नी गीता टेबल पर लाकर जब नाश्ता रख देती है, कुलदीप अपनी बेटी को आवाज़ देता है ताकि साथ में आकर नाश्ता कर सके। टेबल पर बैठ कर के कुलदीप सुदीक्षा को कई बार आवाज़ देता है, लेकिन सुदीक्षा कमरे से एक बार भी जवाब नहीं देती है। इधर गीता अपने पति को कई बार समझाती है कि उसे छोड़ दीजिए, आपको लेट हो रहा है, आप नाश्ता करके चले जाइए। लेकिन कुलदीप नाश्ता छोड़ देता है और सीधे अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है। पर जैसे ही सुदीक्षा के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुदीक्षा अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाकर फ़ोन पे बातचीत कर रही थी। सुदीक्षा किसी और से नहीं बल्कि तेजपाल सिंह से ही बातचीत कर रही थी। जैसे ही कुलदीप अपनी बेटी को सुबह सुबह तेजपाल से बातचीत करते हुए देखता है, देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। अपनी बेटी को फटकार लगाते हुए कई तरह की बातें समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कई बार मना कर चुका हूँ कि इस लफंदे के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। कुलदीप तुरंत ही अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल ले लेता है और गुस्से में ही मोबाइल को फर्श पे पटक देता है, जिसकी वजह से मोबाइल टूट जाता है। मोबाइल जैसे ही टूट जाता है, बाप बेटी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जोर जोर की आवाज़ जब इधर गीता सुनती है, अपनी बेटी के कमरे में जाती है और कैसे भी बाप बेटी को समझा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुलदीप का
गुस्सा ठंडा नहीं होता है, नीचे उतर कर आता है, अपना बैग लेता है, बिना नाश्ता किए बगैर ही अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। कुलदीप जब बिना नाश्ता किए बगैर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है, इस वजह से गीता भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। खुद भी नाश्ता नहीं करती है और अपना बैग उठाकर कॉलेज चली जाती है। करीब 10 बजे के आसपास इधर सुदीक्षा भी अपना बैग लेती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। पर शाम के करीब 9 बजे के आसपास जब कुलदीप ड्यूटी से अपने घर पे आता है, बड़े ठंडे दिमाग से काम लेता है। सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाता है और उसे दुनिया की तरह तरह की बातें समझाता है। कहता है कि गुस्से में मैंने तुम्हारा मोबाइल तोड़ दिया है, पर मोबाइल तुम्हें खरीद दूंगा। जब अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करता है, सुदीक्षा भी अपने पिता की बात मान लेती है। उसके बाद से हंसी खुशी तीनों एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद गीता अपनी बेटी को लेकर छत पर सोने के लिए चली जाती है। इधर कुलदीप खाना खा करके नीचे ही कुछ देर तक टहलता है, उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इधर कुलदीप को लगता है कि अपनी बेटी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग चुका है और उसकी बेटी भी मान चुकी है, लेकिन शायद कुलदीप का ये गलतफहमी था। दरअसल सुदीक्षा अपने पिता से इस प्रकार से अब नफरत कर चुकी थी कि अब वो अपने पिता को इस दुनिया से हटाने का तय कर चुकी थी। दरअसल दिन में ही सुदीक्षा अपने प्रेमी तेज सिंह के नंबर पर फ़ोन करती है और सुबह की पूरे घटना के बारे में तेज सिंह से बताती है। कहती है कि अब मैं अपने पिता को नहीं झेल सकती हूँ, इसलिए मैं उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना चाहती हूँ। सुदीक्षा जब अपने ही पिता को इस दुनिया से हटाने के लिए तेज सिंह से कहती है, तेजपाल भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और दिन में ही सुदीक्षा और तेजपाल कुलदीप को इस दुनिया से हटाने का पूरा प्लान बना लेते हैं। इधर रात्रि के वक्त जब कुलदीप अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, सुदीक्षा की मां गीता भी जब गहरी नींद में सो जाती है, सुदीक्षा तेजपाल के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने घर में बुलाती है। जैसे ही इधर तेजपाल सुदीक्षा के घर पे जाता है, खुद जाकर के सुदीक्षा ही दरवाज़ा खोलती है और घर के अंदर बुला लेती है और सीधे लेकर अपने पिता के कमरे में जाती है। उस वक्त कुलदीप अपने ही बेड पे गहरी नींद में सो रहा था। इधर तेजपाल जब सुदीक्षा के घर में जाता है तो अपने साथ में एक तेजधार हथियार भी लेकर जाता है। सोते वक्त ही उस तेजधार हथियार को कुलदीप के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से कुलदीप के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। कुलदीप की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से सुदीक्षा और तेजपाल अपने आप को बचाने के लिए फिर से एक प्लान बनाते हैं। दरअसल सुदीक्षा खुद ही अपने पिता का दोनों मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर देती है, उसे अपने प्रेमी को दे देती है। साथ ही साथ तेजपाल से कहती है कि बाहर बरंडे में जो बाइक खड़ी है वो भी अपने साथ लेकर के जाओ, ताकि पुलिस जब यहाँ पे पहुँचेगी तो सबको यही लगेगा कि घर के अंदर बदमाश आए थे और उन्होंने लूट के इरादे से मेरे पिता की हत्या कर दिया है। वाकई में तेजपाल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस तेजपाल के ही तहरीर पे सुदीक्षा को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रमोद यादव। प्रमोद यादव जो छतरपुर बड़ा मल्हार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूवर है अब्दुल मनान खान। अब्दुल मनान खान जो शहाबुद्दीनपुर ज़िला गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूवर है अरबाज पठान। अरबाज पठान जो बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तीनों व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।